बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का है ये 2022 अध्याय 1 2022-23 में के अनुसार जीडीपी जीएसडीपी जो है 15.5% बढ़ करके 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, अनुमानित है। और वास्तविक कहेगा तो 10.5% से बढ़ करके 4.4 लाख करोड़ हो गया है। उसके बाद शुद्ध मूल्य का वहन, राज्य में जोड़े गए शुद्ध मूल्य का वह भाग जो एक वर्ष के उपभोग के बजाय निवेश किया जाता है उसे सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहा जाता है। इसे उत्पादक के अधिग्रहण के कुल मूल्य लेखा अवधि के दौरान अचल संपत्तियों के निपटान को घटाकर संस्थागत इकाइयों के उत्पादक गतिविधियों द्वारा प्राप्त गैर उत्पादित संपत्तियों के मूल्य में कुछ वृद्धि के आधार पर मापा जाता है। सकल मूल्य में सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2022-23 में 4.7% होने के अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 59,637 रुपये है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% की वृद्धि हुई है। राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़ करके 35,119 रुपये हो गया है। भारत का कितना है तो 1,72,276 रुपया है और वास्तविक किसका है 98,374 रुपया, जो कि भारत की तुलना में बहुत पीछे है। पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2.3% वार्षिक वृद्धि हुई है। अब देखते हैं जीएसबीए में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी और वृद्धि। तो त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% के अनुसार है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र 20% है। और प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र में 13% की वृद्धि हुई है। रोजगार के विभिन्न क्षेत्र में हिस्सेदारी देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। हालांकि बिहार और भारत में सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए बहुत ज़्यादा और उनका योगदान जो है सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम है। कृषि में सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज़्यादा नियोक्ता कहाँ पर है? कृषि क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य में हिस्सेदारी बिहार का 20.7% है और भारत का 17.8% है। प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल जो है लगभग 48% की हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 59% थी, जबकि रोजगार में मात्र 26% लोग लगे हुए हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र की हिस्सा योगदान है लगभग 59% और लगे हुए हैं लोग 26%। मूल्यवर्धन में 53% और रोजगार में 29.7% की हिस्सेदारी है। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.7% थी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 29.2% थी। रोजगार में इस क्षेत्र में हिस्सेदारी बिहार में 26% और पूरे भारत में लगभग 25% है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण में रोजगार सबसे अधिक योगदान बिहार में 18.6% है और भारत में 12.6, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है द्वितीय क्षेत्र में। अब देखते हैं 2021-22 में बिहार में सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 9.5% थी और पूरे भारत में 18%, यानी कि हाफ है। बिहार और भारत में रोजगार विनिर्माण की हिस्सेदारी भारत में हो जाएगा 6.8%
बिहार में 6.8% विनिर्माण में और रोजगार लगे हुए लोग हैं, और भारत में 11.6%। अब देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 से सितंबर 23 के बीच बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष दर वर्ष प्रतिशत परिवर्तित रूप में मापी गई मुद्रास्फीति दर 5.5% है। इस अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति, तो ग्रामीण में 5.5% और 0.1 ज़्यादा हो जा रहा है शहरी क्षेत्र में। इस अवधि के दौरान बिहार में मूल्य वृद्धि कई अन्य प्रमुख राज्यों जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक की तुलना में कम है। हरियाणा में 6.5 है, राजस्थान में भी 6.5 है, कर्नाटक में 6 है, तो उनसे कम है। बिहार में अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़ है। 13,07,25,310। ये है बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के अनुसार उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों पर आधारित। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ना वृद्धि कितना हुई है, तो 25% की वृद्धि हुई है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि अखिल भारतीय औसत से अधिक है, यानी कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर अधिक है। अखिल भारतीय दशकीय वृद्धि कितना है, 17.7 है। भारत का हो गया बिहार का हो गया 25%, तो राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। रैंकिंग के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बिहार के हिस्सा 8.6% से बढ़ करके 9.4% हो गया। जनसंख्या घनत्व 2011 में 1106 है। ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है, राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। और लिंगानुपात 2023 में है 953, 2011 में 918। हाँ, और जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 1106 था और वर्तमान में 1388 हो गया है, कि ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब आते हैं अध्याय 2 में। तो कुल व्यय में वृद्धि। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़कर 2,31,904 करोड़ हो गया है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना व्यय में वृद्धि हुई है, 20.1%। राज्य सरकार के स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय पर हिस्सा कुल व्यय का 54% है। हाँ, और योजना पर व्यय का हिस्सा 45% है। यानी कि राज्य सरकार की स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय कितना है, 54.7, या योजना पर 45। 54 का 5 4 उल्टा कर देगा, 45 हो जाएगा योजना पर। अब है राजस्व एवं पूंजीगत व्यय। तो राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 7.3%, जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा 20.7% है। राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.4% से बढ़ करके 47,928 करोड़ हो गया है। राज्य सरकार के राजस्व खाते में व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% बढ़ा है। अब है प्राप्तियाँ। तो राजस्व और पूंजीगत खाते की कुल प्राप्तियाँ, छोड़ देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डेटा है।
कर और गैर कर राजस्व के अनुदान सहायता। करों से राजस्व प्राप्ति और अनुदान सहायता राजस्व खाते में प्राप्ति के दो प्रमुख घटक है। 2022-23 में 80% और 16% है। देखता नहीं है। राजकोषीय घटा है 29,828 से घट करके 25,551 हो गया है। प्राथमिक घाटा जो है 2.8% घट करके 1.7% हो गया है। सकल राजकोषीय घाटा 4.8% से घट करके 3.8% हो गया है। जीएसडीपी का 6% 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऋण की कुल अदायगी जीएसडीपी का 1.3% है। 2021-22 के अंत में राज्य सरकार का बकाया ऋण जीएसडीपी का 38.1% है। अब है अध्याय 3 में सकल मूल्य राज्यवर्धन। कृषि और संबंध क्षेत्र में 20% का योगदान है जीएसबी में। उसके बाद में है फसल क्षेत्र में जीएसबीए 9.9% का योगदान है। अब पशुधन में जो है 6.6%। शुद्ध बुआई क्षेत्र और फसलों की गहनता। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 50.70 लाख हेक्टेयर है था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 54% है। फसल की गहनता 1.45 है। हाँ, फसल गहनता बहुत अच्छा डेटा है, 1.45 है, लगभग 1.5 मान के चलेंगे। वहीं चाइना ये सबके 2.5 और 3 तक है। ये फसल गहनता में ना हमारा स्थान बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर भी कम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंजाब ये सब राज्यों से भी कम है। जहानाबाद में 1.93 गहनता सबसे अधिक रहा है। उसके बाद शिवहर में भी 1.9 रहा है, सुपौल में 1.8 है। तो फसल गहनता लगभग 1.5 है और 2 के आसपास में है जहानाबाद और शिवहर में। बक्सर और भोजपुर जिले में 80% से अधिक भूमि शुद्ध बुआई क्षेत्र हैं। यानी कि सबसे अधिक ये शुद्ध बुआई क्षेत्र कहाँ है? भोजपुर और बक्सर में। गया, पूर्णिया और अररिया बिहार की प्रति भूमि 30.9%, यानी कि बिहार का सर्वाधिक प्रति भूमि कहाँ पर है? गया, पूर्णिया और अररिया, और तीनों मिलाकर के 30% है। कुल फसल क्षेत्र का 94% भाग खदान फसल के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी फसल होता है उसका 94% खदान। अनाज फसलों का स्थान अग्रणी रहा है। अनाज फसल में कितना है? इसमें 87.9, लगभग 88%। दाल उगता है 6%, गन्ना 3%, 6 के आधा 3 हो जाएगा, और 1.5%, 3 के आधा 1.5 हो जाएगा तिलहन, और रेशम हो जाएगा 0.9। इसके बाद मक्का और धान पिछले 3 वर्षों में 17% और 3%, यानी कि मक्का में 17.5% और धान में 3% की सकारात्मक वृद्धि, यानी कि दोनों में वृद्धि हुआ है, मक्का और धान में। चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों को आधुनिक बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ साथ शून्य जुताई और चावल गहनता तकनीकों का कार्यान्वयन आगे बढ़ाया जा रहा है।
विभिन्न कृषि रोडमैप में उल्लेखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बाद चावल, गेहूं, मक्का उत्पादन और उत्पादकता की उपलब्धियों के लिए राज्य कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार में, हाँ, तो बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। एक 8 में, 12 में, 16 में, 12 में शायद 2 क्षेत्र में मिला था, मक्का और धान, भूल गए कैसा वैसे। अब उर्वरक खपत की सिंचाई, तो कुल उर्वरक का लगभग 23% खपत 5 जिलों में होता है। कहाँ कहाँ? पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और मुजफ्फरपुर और नालंदा। तो जितना भी उर्वरक का लगभग खपत होता है उसका 23% 5 डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी, रोहतास, मुजफ्फरपुर और नालंदा। पूर्णिया में एनपीके के सबसे अधिक खपत होता है, तो एनपीके में सर्वाधिक कहेगा तो पूर्णिया एकदम पूर्ण रूप से करता है। इसके बाद है लगभग 38 हेक्टेयर या 37 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है 2023 तक के अकॉर्डिंग, और मध्यम एवं बृहद सिंचाई परियोजना 25 लाख हेक्टेयर तक है। तो 37.5 लाख हेक्टेयर जो है सिंचित हुआ है। अब 38 हेक्टेयर ले सकते हैं ये 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंग, और बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत आएगा ये 25 लाख हेक्टेयर। 2000 सकल सिंचित क्षेत्र 2017-18 में 54 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 21-22 में 55.98 लगभग 56 लाख हेक्टेयर हो गया है। नलकूप प्राथमिक क्षेत्र है जो कुल सिंचित क्षेत्र का 63% सिंचित करता है, यानी कि कुल सिंचित का 63% का नलकूप से होता है। इसके बाद नहर सिंचाई से 31%, नहर से 31% और टैंक सिंचाई से 2.2%, तो 63, 31 और 2 है। तो नलकूप से हो जाएगा आपका 63%, नहर से हो जाएगा 31% और बाकी टैंक ये सबसे 2% है। रोहतास सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास में सबसे अधिक, जबकि शिवहर में सबसे कम, यानी कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास में है और सबसे कम है शिवहर में। रोहतास जिले में नहर के तहत सबसे अधिक 3 पॉइंट रोहतास सिंचित क्षेत्र में भी अधिक है और नहर वाला में भी अधिक है। इसके बाद समस्तीपुर जो है नलकूप और अन्य सिंचाई के बाद सीतामढ़ी और नालंदा, तो नलकूप वाला में हो जाएगा समस्तीपुर और उसके बाद में हो जाएगा सीतामढ़ी या तब नालंदा। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र रोहतास में सबसे अधिक होता है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भी रोहतास आगे है। राज्य में दरभंगा जिले, यानी कि दरभंगा जिले में व्यापक टैंक सिंचाई होता है, तो सबसे ज़्यादा टैंक से सिंचाई कहाँ होता है? दरभंगा में। भांग पी के सब टैंक उड़े हुए सिंचित करता है। उसके बाद रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण जिलों ने मिलकर राज्य की कुल नहर सिंचाई के लगभग 38%, नहर में जितना होता है उसका 38% 3 डिस्ट्रिक्ट में है, रोहतास, औरंगा और पश्चिम चंपारण। देखते हैं सिंचाई क्षमता, तो कुल मिलाकर के 117.54 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, और राज्य प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजना से निर्मित 37.38 लाख हेक्टेयर है। तो पीछे भी देखें, हर खेत तक सिंचाई की पानी, ये महत्वपूर्ण योजना मिला है। हर खेत तक सिंचाई के पानी राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसके तहत ना 2023-24 में 200 करोड़ रुपए के आवंटन
के साथ असिंचित गांवों को सिंचित करने की सुविधा प्रदान की गई है। 200 करोड़ हर घर सिंचाई पानी के तहत। अब है पशुधन एवं मत्स्य पालन और डेयरी उत्पादन का उत्पाद। पशुधन मत्स्य पालन और डेयरी उत्पादों का उत्पादन। तो अंडा उत्पादन कितना हुआ है? 176 करोड़ से बढ़ करके 327 करोड़ हो गया है। दूध उत्पादन भी बढ़ा है, 98 से लेकर के बढ़ करके 125 हो गया है, यानी कि लगभग 6.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है। मछली उत्पादन में भी बढ़त हुई है, 6 लाख टन से बढ़ करके लगभग 8.5 लाख टन हुई है, और ये लगभग 9% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य मधुबनी है, उसके बाद दरभंगा, तब पूर्वी चंपारण है। अब देखते हैं जैविक कॉरिडोर। 2022-23 में गंगा के किनारे जैविक खेतों के एक समूह स्थापित करने के लिए जैविक परियोजना लाई गई थी। जैविक परियोजना के तहत लगभग 40 लाख रुपए का आवंटन, 3,965 यानी 3,965 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसमें देखते हैं क्या है। तो उप परियोजना में 8 जिला हैं। 8 जिलों के लिए जलवायु और लचीली कृषि कार्यक्रम, उसके बाद में 30 जिलों में जलवायु और लचीली कृषि कार्यक्रम चलेगा। तो पहला स्तर पर 8 जिला कौन कौन है? तो हो जाएगा नालंदा, नवादा, मुंगेर, गया, भागलपुर, बांका, मधुबनी और खगड़िया। और ये टाइम पीरियड था 19-20 से लेकर के 23-24। इसमें स्वीकृत राशि थी 6,065 लाख हेक्टेयर। उसके बाद 30 जिलों के लिए जलवायु लचीली कार्यक्रम शुरू किया गया था 2020-21 से लेकर के 24-25 तक, और इसके लिए आवंटित राशि था 23,848। तो ये 8 का अलावा बाकी 300 जिला है। राज्य सरकार ने किसानों को व्यवहारिक रणनीतिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 8 जिलों में 19-20 से 22-23 के जलवायु सहनशील कृषि कार्यक्रम के तहत 6,065 लाख रुपए का आवंटित किए गए। अब देखते हैं कृषि रोड मैप 4 23 से 28 के लिए ये है, और ये महत्वपूर्ण होगा 7th PSC के लिए। तो इसके तहत सिंचाई प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में विकास के लिए निवेश के माध्यम से फसल उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और किसानों को आजीविका सुधार करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा कार्य करता है। 23 जिलों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसी पैटर्न पर राज्य के शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी किसान योजना लागू की जा रही है। बिहार में किशनगंज जिले में चाय एक समृद्ध फसल है, जिसे अब अभिसूचित बागवानी फसल बना दिया गया है। इससे किसानों का क्षेत्र विस्तार के लिए 50% सब्सिडी मिल रही है। मखाना, जिसे फॉक्स नट या गोरगा नट, मखाना का सेकेंड नाम क्या है? फॉक्स नट या गोरगा नट के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के महत्वपूर्ण फसल है, जो देश के मखाना उत्पादन के 90% योगदान करता है। इस कार्यक्रम में उन्नत बीज उत्पादन, वितरण, क्षेत्र विस्तार, भंडारण और बुनियादी ढांचे के विस्तार हेतु 75% सब्सिडी के प्रावधान शामिल हैं। मिथिला मखाना
में 6 जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पादों में से एक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का उद्देश्य वितरण नेटवर्क को पुनः मजबूत करने और विस्तार करने के साथ साथ कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विद्युत मुहैया कराना हुआ है। इस योजना का शुरुआत 2014 में हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 2007 में यह शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य जो है किसानों के प्रयासों को बढ़ाकर जोखिमों को कम करके कृषि व्यवसाय उद्यमिता में वृद्धि कर मूल्य श्रृंखला को जोड़कर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देना। यह राज्यों के योजनाओं के निर्माण और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करता है। साथ ही विभिन्न उप योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मुद्दों को हल करता है। 2010-11 में शुरू की गई पूर्वी भारत में ग्रीन क्रांति लाना। 2010-11 में शुरू की गई है क्या पूर्वी भारत में ग्रीन क्रांति लाना। योजना का उद्देश्य 60 पूर्वी भारतीय राज्यों में चावल आधारित फसल के उत्पादकता बढ़ाना। 2021-22 में बीजीआई को बंद कर दिया गया, यानी कि पूर्वी भारत 21-22 में ग्रीन क्रांति लाना को बंद कर दिया गया है। और RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को अव्यवस्थित शेष राशि लागू किया गया है। अव्ययी शेष राशि से लागू किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा यानी कि कृष्णोन्नति योजना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अक्टूबर 2007 में चिन्हित जिलों में चावल, गेहूं, मक्का, जौ, दालें और पोषक अनाज और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। 1962 में स्थापित बिहार राज्य भंडारण निगम बीज, खाद, उर्वरक के भंडार के लिए गोदाम उपलब्ध करता है। 1996 में भंडारण एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना 1962 में स्वीकृत की गई थी। 1971 से ये पश्चिमी कोसी परियोजना नेपाल में एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के तहत एक हिस्सा है। 92 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर परियोजना शामिल है, जिसमें 35 किलोमीटर नेपाल में और 56 किलोमीटर भारत में है इस परियोजना के तहत। और 803 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का लक्ष्य मधुबनी और दरभंगा जिलों में 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्माण करना है और इसको जून 2024 तक पूरा करने की आशा है। सुपौल जिले में उत्कृष्टता केंद्र एक भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना अभी प्रगतिशील है, जिसकी कुल परियोजना लागत 108 करोड़ रुपए है। अब आते हैं अध्याय 4 औद्योगिक विकास। तो 2019-20 से लेकर के 23-24 के दौरान औद्योगिक विकास हेतु सरकार ने निवेश 1934 प्रस्ताव पारित हुए। इसमें से 1689 को पहले चरण को मंजूरी मिल गई है। हाँ, तो इसके तहत 1934 प्रस्ताव को पारित किया गया है, जिसमें 1689 को मंजूरी मिल गई है।
कुल प्रस्तावित राशि कितना है, तो 53,607। कुल 4712 करोड़ रुपए निवेश से 39% खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्राप्त हुए हैं। एथेनॉल उद्योग में 6 एथेनॉल उत्पादन इकाइयों में 686 करोड़ रुपए की निवेश किया गया है। उसके बाद है गुड़ प्रोत्साहन योजना। ये चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 के हिस्से के कृषि रोड मैप 4 का ये हिस्सा है। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 405 गुड़ इकाइयां स्थापित करने के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम को लागू कर रही है। स्टार्टअप पर 2022-23 में राज्य सरकार ने 975 करोड़ रुपए हैं। 2023-24 में अब तक राज्य सरकार ने 62 महत्वपूर्ण स्टार्टअप को सीड फंड की पहली किस्त लगभग 2.25 करोड़ रुपए प्रदान की है। इसके बाद है राज्य पर्यटन के सेक्टर में देखते हैं क्या हुआ है। तो 2022 में 254 लाख पर्यटक बिहार आए थे। 2022 में कितना आए थे, 254 लाख पर्यटक। और ये ना 18-19 से कितना है, लगभग 6 गुना 5 वर्षों में वृद्धि हुई है। चीनी और इथेनॉल उद्योग, तो चीनी में देखते हैं, चीनी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 45.6 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके 62.74 लाख क्विंटल हो गया है। हेक्टेयर नहीं, क्विंटल होगा। उसके बाद सहकारी समिति और दूध प्रसंस्करण, तो इसमें भी 6% की वृद्धि हुई है। दूध संग्रहण 1662,000 लीटर्स की तुलना में 35% की वृद्धि देखी गई है। और औसत दैनिक दूध जो है, दूध संग्रहण 2148,000 केजी हो गया है। अब देखते हैं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बिहार सरकार की औद्योगिक निवेश नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। बियाडा एक का महत्वपूर्ण कार्य उद्योगों के लिए भूमि और अन्य लॉजिस्टिक विकसित करना है। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है, उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध कर देना और अन्य लॉजिस्टिक विकसित करना। 75 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बियाडा ने 75 औद्योगिक क्षेत्रों जैसे औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक केंद्रों और मेगा औद्योगिक पार्कों के साथ 9 क्लस्टर बनाए गए हैं। 9 क्लस्टर कौन कौन है, तो बेगूसराय है, भागलपुर है, सहरसा पूर्णिया है, गया है, पटना है, दरभंगा है, हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहटा है और मोतीपुर है। मोतीपुर ये कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में ही है। मुजफ्फरपुर वाला लिखा है, मोतीपुर वाला, दूसरा मोतीपुर है क्या। बिहार के विभिन्न जिलों में हथकरघा उत्पादों की सघनता। बिहार में कम से कम 14 जिले विशेष वस्त्र उत्पादक हैं जो ज़्यादातर हथकरघे के माध्यम से बुने जाते हैं। राज्य सरकार ने निवेश के रूप में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 यानी कि वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 के निर्माण के माध्यम से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया है।
जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और राज्य में बुनकर समुदाय की आजीविका की स्थिति में सुधार के लिए मूल्य श्रृंखला स्थापित करना है। 2022 में 254 लाख पर्यटक बिहार आए थे। 2022 में कितना पर्यटक बिहार आए हैं? 254 लाख। बक्सर जिले में ब्रह्मेश्वर मंदिर के विकास के लिए राज्य सरकार ने 874 रुपये मंजूरी दिए हैं। बक्सर में है ब्रह्मेश्वर मंदिर के विकास के लिए ये मंजूरी मिली है। गोपालगंज के थावे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 29 करोड़ रुपए के लगभग आवंटित किए गए हैं। जहानाबाद के बीबी कमाल के मकबरे को विकास पर जोर दिया गया है। पटना के सिख हेरिटेज और रिसर्च सेंटर के निर्माण होगा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर नरदेवी, कौलेश्वर और जटाशंकर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास किया जाएगा। राजगीर में बिहार का पहला राजगीर जू सफारी विकसित किया गया। तो पर्यटन में क्या क्या काम हुआ है? बक्सर में ब्रह्मेश्वर मंदिर के विकास के लिए लगभग 9 करोड़, पौने 9 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। गोपालगंज में थावे मंदिर के जीर्णोद्धार, जहानाबाद में बीबी कमाल के मकबरे का विकास, पटना में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर कैलेश्वर और जटाशंकर जैसे प्रसिद्ध मंदिर का विकास, राजगीर में बिहार का पहला राजगीर जू सफारी विकसित किया गया। अब देखते हैं खनिज ब्लॉक में क्या हो रहा है। तो खान मंत्रालय भारत सरकार ने नीलामी के लिए 10 खनिजों से युक्त 9 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट विभाग को सौंपी है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो जम्मू में मैग्नेटाइट यानी कि लोहा के ब्लॉक है, रोहतास में ग्लूनाइट पोटाश है, रोहतास में चूना पत्थर है और गया औरंगाबाद में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व पीजीआई का एक ब्लॉक है। मुंगेर में दुर्लभ मृदा तत्वों के साथ बॉक्साइट ब्लॉक है और जहानाबाद गया में वेनेडियम और टाइटेनियम के साथ मैग्नेटाइट का एक ब्लॉक है। अब देखते हैं अध्याय 5 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रम बल भागीदारी दर कुल जनसंख्या का 50% थी। एलएफपीआर को कुल जनसंख्या में श्रम बल के व्यक्तियों के हिस्सेदारी यानी कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। बिहार में एलएफपीआर यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अखिल भारतीय औसत से 10%, 10.5% से भी कम है। ग्रामीण बिहार में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 51% और शहरी क्षेत्र में 44.8% की तुलना में अधिक है। बिहार में ग्रामीण महिलाओं के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 24%, लगभग 25% थी और भारत में 44% की तुलना में ये भी कम है। इसके अलावा शहरी महिलाओं के लिए एलएफपीआर शहरी भारत में 28% की तुलना में बिहार में कितना है? 13.8% कम है। यानी कि बिहार का दयनीय स्थिति है। उसके बाद देखते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात
तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों की हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। बिहार में WPR जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है और भारत से 10% कम है। बिहार में पुरुषों का ये WPR जो है 73.7% है और भारत में 80% है, यानी कि 6.5% ये भी कम है, अंतर है। उसके बाद महिला WPR में बिहार में WPR और अखिल भारतीय स्तर पर WPR के बीच अंतर 15% अंक अधिक है। इसके अलावा शहरी बिहार में महिलाओं के लिए WPR 12.4% थी, जबकि ग्रामीण बिहार में 24.5% है। अब है निर्भरता अनुपात। यह आर्थिक रूप से आश्रित जनसंख्या यानी कि 0 से 14 और इधर 64 से ऊपर वाले जनसंख्या, ऐसे भारत में इसका हो जाएगा 60 से ऊपर वाले 59 तक के काउंट किया जाता है। और कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से लेकर के 64, ये UN के अकॉर्डिंग है 64, भारत में ऐसे हो जाएगा 59। आयु वर्ग के अनुपात जिसे आर्थिक गतिविधियों के संलग्न माना जाता है। बिहार में यह है 67.1%, जबकि भारत में 53% है। शहरी बिहार के मामले में शहरी क्षेत्र में 54% और ग्रामीण में है 67%, 49 और 67%। अब देखते हैं बेरोजगारी दर। इसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और कुल नियोजित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। तो बेरोजगार व्यक्ति की संख्या और कुल नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुपात होता है। भारत में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र की दर से दुगनी अधिक है, यानी कि शहरी क्षेत्र में बिहार में जो है ना बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्र की तुलना में ना ग्रामीण क्षेत्र में दुगना से भी अधिक है। बिहार में सभी पुरुष श्रमिकों में 62.1% स्वरोजगार संलग्न थे। तो बिहार में सभी पुरुषों में जितना भी पुरुष जनसंख्या का 62% ये स्वरोजगार किए हैं और सभी पुरुष श्रमिकों के 53% के अखिल भारतीय औसत काफी अधिक है। नियमित वेतनभोगी रोजगार में संलग्न पुरुषों के अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि कार्यरत पुरुष की संख्या रोजगार वाले कितने हैं भारत भर में 23%, लगभग 24%, और ये ना 9.4% हाँ, और दूसरी ओर 28 पॉइंट क्या दे रहा है, छोड़ देते हैं इसको। बिहार में माध्यमिक और तृतीय कार्यरत पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर कौन है। योजना देखते हैं तो आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता यानी कि संकल्प योजना है। विश्व बैंक के से ऋण सहायता प्राप्त भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है संस्थानों को मजबूत बनाने, बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को शामिल करके गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना है। संकल्प के मुख्य घटक केंद्र और राज्य जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्ता आश्वासन और कौशल विकास कार्यक्रमों में
हाशिए पर पड़ी आबादी को शामिल करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया। यह पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक अभिन्न अंग है। इसे दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका लक्ष्य गरीब कल्याण, परिवारों को आय विविधता बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं को कैरियर आकांक्षाओं को संबोधित करना है और 15 से 35 वर्ष के आयु के ग्रामीण युवाओं को लक्षित करता है जो आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आते हैं। अब आते हैं अध्याय 6। बिहार में अर्थव्यवस्था का विकास चालक। निर्माण एवं संचार क्षेत्र में बिहार की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण विकास चालक के रूप में उभरे हैं। 2011-12 से में 27,000 करोड़ से बढ़कर 22-23 में 40,000 करोड़ हो गया है, यानी कि स्थिर मूल्य पर 1.5 गुना वृद्धि हुई है। परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में लगभग 2.5 गुनी वृद्धि हुई है और 17,500 करोड़ रुपए से बढ़ करके लगभग 47,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार और होटल के क्षेत्रों में कुल मिलाकर बिहार की अर्थव्यवस्था में 37% का योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 27%, यानी कि 10% कम है। इन क्षेत्रों का राज्य स्तर पर 2% अंक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में 22-23 में 1% की वृद्धि हुई है। बिहार सड़क घनत्व। बिहार सड़क घनत्व का क्या है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में तीसरे, यानी कि सड़क घनत्व में बिहार तीसरे स्थान पर है। सवा लाख परिवार मोटर वाहन पंजीकरण से अधिक संख्या के कारण प्रदेश में 2.25 लाख और महाराष्ट्र 9.8 लाख के बाद सूची में तीसरे स्थान पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है 3.25 लाख और महाराष्ट्र में है लगभग 2 लाख और भारत में 1.25 लाख है। सड़क और संरचना विकास। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान झारखंड 17.5% के बाद 2010 से 19 के दौरान 9.8% के चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ भारत के प्रमुख राज्यों की दूसरी सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो सड़क और संरचना में दूसरे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितना दिन में? तो पिछले 10 वर्षों में। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 59 लगभग 6,000 किलोमीटर है। एनएच की लंबाई कितना है? 6,000। और उत्तर बिहार के 21 जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 3334 किलोमीटर और दक्षिण बिहार के 17 जिले में 26.43 किलोमीटर नेटवर्क मौजूद है। सितंबर 2023 में उत्तर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में शीर्ष 3 जिले मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सारण है और दक्षिण में कहेगा तो पटना, जमुई और रोहतास है। ऑल ओवर में कहेगा तो पटना फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बिहार राजमार्ग नेटवर्क। वर्तमान में राज्यों में लगभग 3638 किलोमीटर राजमार्ग नेटवर्क है। सबसे अधिक राजमार्ग सड़क नेटवर्क के मामले में शीर्ष 5 जिले हैं: गया, दरभंगा, रोहतास, नवादा और नालंदा।
राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने से में सबसे अधिक लाभान्वित 3 जिले हुए हैं: सिवान, समस्तीपुर और बक्सर। एडीबी बिहार को अपने राज्य मार्ग नेटवर्क की लंबाई और चौड़ाई व्यापक बनाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अच्छा, तो राजमार्ग विकास के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रमुख जिला सड़क, तो सबसे अधिक एमडीआर लंबाई के कारण शीर्ष 5 जिले हैं: पटना, गया, दरभंगा और पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद। अब देखते हैं रेलवे। बिहार में रेलवे नेटवर्क 2014 में भारतीय रेलवे 314 किलोमीटर नई लाइनें बनाई। भारतीय रेलवे 2014 से लेकर के 319 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई है। 334 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग, 420 किलोमीटर गेज परिवर्तन और 2320 किलोमीटर विद्युतीकरण और 430 आरयू, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है। उत्तर और दक्षिण बिहार में के रेलवे संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पटना मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया है। 2020 में मिथिला और कोसी क्षेत्र को ट्रेन द्वारा एक दूसरे को जोड़ा गया है। मोकामा को बरौनी से जोड़ने वाली मौजूदा सिंगल लाइन पुल राजेंद्र पुल समानांतर एक नए डबल लाइन पुल का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। नई गेज परिवर्तन जयनगर जनकपुर कुर्था रेल खंड यात्री सेवाएं, जो भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ऐतिहासिक संपर्क है। यह इस क्षेत्र में नए आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत करेगी। अब है बिहार में हवाई परिवहन। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारत विमान क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा बाजार है बिहार। ASQ यानी कि पटना हवाई अड्डा अपने एयर सर्विस क्वालिटी क्या किया है? एयर सर्विस क्वालिटी सूचकांक में लगातार सुधार कर रहा है। इसका रैंकिंग कल 2020 में 219 था, जो कि 2021 में 82 कर ली है और 2012 में इतना सुधार की है कि 70वें रैंक पर आ गई है। तो 2019 से अगर 12 का कंपेरिजन किया जाए, 2020 से 12 का कंपेरिजन किया जाए, 2022 से, तो 219 रैंक से सीधे आ गया है 70 रैंक पर। अब बिहार में है डाक नेटवर्क। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क वाला देश है। 1,00,000 1.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर डाकघर है। भारत सरकार के डाक विभाग के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग डाकघर 8627 लोगों को सेवा प्रदान करता है। क्या दे रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ देते हैं डेटा। 2022 में बिहार में कुल डाकघर 9302 है और इसमें से 95% जो है ग्रामीण और 5% शहरी क्षेत्रों में स्थित है। अब एक योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना।
इससे राज्य की 50,000 से अधिक बेरोजगार ग्रामीण आबादी को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने सहित कई उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है। इस योजना के तहत एम्बुलेंस खरीद में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी के प्रावधान की गई है। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीदने पर 2 लाख की सब्सिडी है। इसके बाद है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए निर्बाध, तेज और सुविधाजनक जन परिवहन प्रणाली प्रदान करता है। राज्य भर में मजबूत सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी के विकास के साथ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बसों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके कनेक्टिविटी के मुद्दों का समाधान करते हैं। यानी कि बस खरीदने पर ये देगा, सब्सिडी देगा। जिला मुख्यालय को जोड़कर प्रत्येक ब्लॉक में 7 बसें खरीदने के लिए प्रति बस 5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आवेदकों को प्रदान की जाएगी। भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने परिवहन प्रणाली में कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति दिलाने और शहरी बस संचालन को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत मंत्रालय ने 12 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद, बसों के निर्बाध आवागमन और रखरखाव के लिए डिपो तथा विद्युत बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में कुल 169 पात्र शहरों का चयन किया है। बसों की खरीद के लिए इस योजना के तहत बिहार के 6 शहर पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया का चयन किया गया। तो 169 में से ये बिहार का कितना है, 6 शहर है। इस योजना के तहत राज्य द्वारा 671 करोड़ रुपए की केंद्र सहायता से कुल 400 बसें खरीदी जाएगी। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1959 में सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत की गई है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। राज्य सरकार 2007 में बिहार पुलिस भवन निर्माण लिमिटेड का पुनर्गठन किया जिसे 1974 में स्थापित किया गया था। अब आ जाते हैं अध्याय 7 में। बिहार में प्रति 100 व्यक्तियों पर 53 टेलीफोन कनेक्शन दर्ज किए गए। यह दर्शाता है कि प्रत्येक घर में औसतन कम से कम 2 या अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन है। यह मानते हुए कि एक घर में औसतन 5 सदस्य हैं। तो ऐसा सर्वेक्षण किया गया था कि एक घर में 5 सदस्यों को मानते हुए इसमें आया है कि कम से कम 2 या अधिक मोबाइल कनेक्शन है। 100 व्यक्तियों में से कितने के पास 53.6 टेलीफोन कनेक्शन दर्ज किए गए हैं। बिहार में हर तीसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट सेवा की पहुंच है। यह दर्शाता है कि राज्य के लगभग हर घर में इंटरनेट की पहुंच है। व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को डिजिटल बनाने, कागज रहित संचालन को प्राप्त करने, इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस वित्तीय लेन देन को प्रोत्साहित करने
लेन देन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने, सूचना का एकल स्रोत सुनिश्चित करने, प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रावधान और वित्तीय रिपोर्टिंग में निगरानी, विश्वसनीयता और नियामक एवं संस्थागत ढांचा का मूल्यांकन करने के लिए आपको बहुत सारा दिया। CFMC को 19 में शुरू किया गया था। व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को 19 में शुरू किया गया है। अब है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMC। वास्तव में समय के आधार पर केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत वित्त की निगरानी रखने के लिए लेखा नियंत्रण द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। राज्य सरकार बिहार के मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। यह परियोजना पहले ही मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित हो चुकी है। सफल कार्यान्वयन के बाद शेष 34 जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन भव्या के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जो इकोसिस्टम का आधार है। अब आते हैं अध्याय 8 में। बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 में 134 किलोवाट पर आवर से बढ़कर 21-22 में 329 किलोवाट पर आवर हो गया है। तो बिजली खपत कितना 134 से बढ़कर के 329 हो गया है, यानी एक दशक में 145% की वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2017-18 में 280 किलोवाट था, जो बढ़कर के 21-22 में 329 किलोवाट हो गया, यानी कि 17% 4 वर्षों में। 10 वर्ष वाला डाटा सही है। 145% की ऊर्जा खपत में वृद्धि हुई है। 134 से बढ़ करके ये 329 हो गया है। अब देखते हैं ऊर्जा खपत 2023-24 में 3 सबसे समृद्ध जिला, सबसे ज़्यादा पटना में, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर में मिलेगा। सबसे निचले सबसे कम ऊर्जा खपत शेखपुरा और पश्चिम में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा खपत वृद्धि करने वाले 3 जिले शेखपुरा, कैमूर और नवादा है। 31% विद्युत उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 31% जो है लगभग अक्षय ऊर्जा से, जबकि 69% बिजली जो है तापीय से। ये भी बढ़िया डेटा है। वर्ष 2025-26 में अक्षय ऊर्जा को 35% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। - 2016 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंधी निश्चय योजना के तहत हर घर विद्युत योजना के रूप में संचालित किया गया। इस योजना को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना के तहत, यानी कि सौभाग्य के तहत पूरे देश में लागू किया था। बिहार सरकार हर घर विद्युत योजना को सौभाग्य में शामिल कर लिया गया और अक्टूबर 2018 को इसे पूर्ण कर दिया गया। अप्रैल 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के गठन मूल रूप से विद्युत अधिनियम 1948 के धारा 5 के तहत किया गया है।
तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 58 में हुआ है अधिनियम 48 के तहत। इससे बिहार में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युत प्रतिबंध हो देते हैं। हमारे आते हैं अध्याय 9 में। क्या है? बिहार में स्वयं सहायता समूह, ये बढ़िया अध्याय है। तो 10.5 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन बिहार में किया गया है। सितंबर 2023 तक 18,000 लगभग 19,000 क्रेडिट लिंक के माध्यम से कुल 34,000 करोड़ रुपए बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया। वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के तहत ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 5,006 बैंक सखियों का चयन किया गया। अब है जीविका। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, जिसे आमतौर पर जीविका के नाम से जाना जाता है, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य करती है। यह ग्रामीण बिहार के विकास में परिवर्तनकारी कदम है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद जीविका लगातार हाशिए पर पड़े ग्रामीण समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जीविका द्वारा दीदी की रसोई पहल, जिसका उद्देश्य बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन का विस्तार करना है। यह पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व वाला उद्यम है, जो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ भोजन परोसा जाता है। शुरुआत में सेवा किसके लिए था? मरीज, डॉक्टर, नर्स, आगंतुकों को प्रदान की जाती थी। साथ ही ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। अब देखते हैं सतत जीविकोपार्जन योजना। तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1,65,143 परिवारों को आय उत्पादक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। परिसंपत्ति निर्माण के लिए 1,52,830 परिवारों को आजीविका निवेश कोष के तहत 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2018 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। यह पहल मुख्य रूप से शराब, ताड़ी उत्पादन, परिवहन, बिक्री में पारंपरिक रूप से शामिल अति गरीब परिवारों को के साथ साथ SC, ST व अन्य समुदायों के अति गरीब परिवारों के लिए जीविका विकल्पों के सतत विकास को लक्षित करती है। यह लक्ष्य आजीविका के विविधीकरण, क्षमता निर्माण, वित्त तक बेहतर पहुंच के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की परियोजना अवधि 2026-27 तक बढ़ा दी है। दिसंबर 2022 में इस योजना के शहरी संस्करण सतत जीविकोपार्जन योजना शहरी बिहार के शहरी क्षेत्रों में शुरुआत किया गया। पहले यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थी। उसके बाद अब आते हैं पंचायती राज संस्था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, जिसे भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में निर्धारित सिद्धांतों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन को दर्शाता है। विशेष रूप से बिहार पंचायती राज संस्था के तीनों स्तरों पर महिलाओं का 50%
5% आरक्षण, 38 जिला परिषद, 533 पंचायत समिति और 8,057 ग्राम पंचायतें हैं। देखते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एक मिशन मोड कार्यक्रम है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और राज्य सरकार के लोहिया स्वच्छता योजना का संयुक्त प्रयास है। यह मिशन जमीनी स्तर पर जन आंदोलन के माध्यम से खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभियान व्यवहार परिवर्तन संचार पर विशेष केंद्रित करता है और ठोस और सतत अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में ODF प्लस यानी स्पष्ट रूप से स्वच्छ बनाता है। तो लोहिया स्वच्छ मिशन किससे है? स्वच्छता से। ODF प्लस पर अब ये फोकस है। अब आ गए हैं अध्याय 10 में। इसमें शहरीकरण के स्तर पर है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण दर 11.3% थी। अखिल भारतीय स्तर पर 31.2 है। 9 प्रमंडलों में सबसे अधिक शहरीकृत प्रमंडल पटना प्रमंडल, उसके बाद मुंगेर। सबसे कम शहरीकरण वाला प्रमंडल हो जाएगा सारण, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, उसके बाद कोसी, फिर मगध। सबसे अधिक शहरीकृत जिले कहेंगे तो पटना, उसके बाद नालंदा, फिर मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा। बेगूसराय जिले में शहरीकरण दर सबसे अधिक थी। शहरी आबादी का हिस्सा यहाँ पर 4.6 से बढ़ करके 19.3 हो गया है। बजटीय आवंटन में क्या है तो 3 गुना बढ़ा है 2018-19 से लेकर के 21-22 में। और उसके बाद में है 2 प्रमुख घटक, शहरी विकास और आवास। इसमें क्या है तो 27%, शहरी विकास में 27% और आवास विकास में 11% रहा है और कुल 17%। योजनाएं क्या है तो न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए बुनियादी ज़रूरतों से घरेलू परिसर में पेयजल की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। 2016-17 में शुरू मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना राज्य सरकार के हर घर पाइप में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। 7 निश्चय के तहत सभी मौसम में सड़कें और पक्की जल निकासी की व्यवस्था प्रदान करने के लिए 2016 में मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना शुरू की गई। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना थी। इस योजना का उद्देश्य वंचित आबादी के विभिन्न वर्गों को आवास प्रदान करना है। अमृत योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। 2021 में अमृत 2.0 के माध्यम से 5 वर्षों के अवधि के यानी कि 21-22 से 25-26 के लिए पुनः लागू किया। अमृत 2.0 शहरों में जलापूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करता है और शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल के एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। बिहार में अमृत 2.0 के तहत 3 घटकों पर विकास कार्य हो रहे हैं: जलापूर्ति, पार्क और जल निकासी। राज्य के स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहारशरीफ के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना को लागू करने के लिए लागत को केंद्र और राज्य सरकार के समान रूप में साझा करती है। हम देखते हैं अध्याय 11 के बैंकों का ऋण जमा अनुपात से है। इसको क्या करूँगा दे नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार न भारतीय राज्यों में बिहार स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकिंग में तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। 31 मार्च 2023 तक 84% सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऋण बकाया था। तेलंगाना में 97% और आंध्रा में 89%। तेलंगाना और आंध्रा के बाद में बिहार तीसरा स्थान पर है। बिहार बैंक में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां तो क्या है इसमें बैंकों के वित्तीय संस्थानों गैर निष्पादित संपत्तियां उनके ऋण या अग्रिमों का हिस्सा है। इनसे आय उत्पन्न होना बंद हो गया। एनपीए तब बनते हैं, यानी कि गैर निष्पादित संपत्तियां तब बनते हैं जब उधारकर्ता कम से कम 90 दिनों के मूलधन और ब्याज भुगतान करने में विफल हो। तो ये घटा है, 13% से घट करके 9% हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहली बार 1998-99 में शुरू की गई है और यह भारत में किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए एक लोकप्रिय साधन बनी हुई है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि ग्रामीण अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश के लिए राज्य सरकारों को कम लागत वाले ऋण के रूप में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है भारत सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत शहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, पुल, जलापूर्ति, जल निकासी, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि को विकसित करने के लिए 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि का गठन किया है। इस निधि से प्राप्त ऋणों का उपयोग राज्य में टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना बनाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं अध्याय 12। तो जनसांख्यिकीय परिदृश्य 1871 के आसपास आयोजित पहली जनगणना एक समय पर पूरे देश में नहीं हुई, लेकिन 1881 से 2011 तक 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना आयोजित की जाती रही है। 1901 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या 1 से 11 तक 1901 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है? लगभग 4.8 गुनी। हाँ, 1901 में 2.2 करोड़ जनसंख्या थी बिहार की। 2011 में बढ़ करके 10.5 करोड़ हो गया, 10.4 करोड़ हो गया। अभी तक 13 करोड़ हो गया है जातीय सर्वेक्षण के अनुसार। और भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो 23.8 करोड़ थी, जो 5.1 गुना बढ़ करके 121 करोड़ हो गई है। अगले दशक यानी कि 2001 से 11 का कंपेरिजन किया जाए तो भारत में 17.7% की दशकीय वृद्धि हुई है। वहीं बिहार में 25.4% के, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 7.5% अधिक है।
और 38 जिलों में से 26 जिलों में 90% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2022 में अनुमोदित आंकड़ों के अनुसार बिहार के शहरीकरण 16.2% है। बिहार में कुल प्रजनन दर तो 15 से प्रजनन काल कितना होता है, 15 से लेकर के 49 वर्ष तक बच्चों को जन्म दे सकते हैं। महिला प्रजनन एज का है। यह मानते हुए कि आयु विशिष्ट प्रजनन दर स्थिर और मृत्यु दर कोई प्रभाव न हो। 2020 में बिहार की कुल प्रजनन दर महिला का है 3 और ग्रामीण क्षेत्र में 3.1 है, शहरी क्षेत्र में 2.3 प्रति महिला। अच्छा, तो एक महिला 3 हो ऑल ओवर का आएगा तो बिहार में 3 ऐसे हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 3.1 और शहरी क्षेत्र में 2.3। अब देखते हैं हम आयु संरचना। तो कार्यशील आयु समूह यानी कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 2011 में 53% था। 2036 में बढ़ करके 61.4% हो जाएगा, यानी 7.9% की वृद्धि। पूरे भारत में वृद्धि केवल 4.2% की होगी, यानी भारत में 4.2% की वृद्धि होगी, वहीं बिहार में सर्वाधिक लगभग 8% की वृद्धि होगी और 60% से बढ़ करके ये लगभग 65% 2036 में हो जाएगा। बिहार में कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का हिस्सा 27% का होगा 2036 तक और भारत में ये कितना रहेगा तो 20.2% ही रहेगा, यानी कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 7.5% अंक की वृद्धि होगी। अब देखते हैं 2011 से 36 के बीच में बिहार में वृद्धि आबादी का हिस्सा 6.2% से बढ़कर 11% हो जाएगा, जो 4.8% अंक की वृद्धि को दर्शाता है। अगर सामाजिक सेवाओं पर व्यय, कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2005-06 में 31.9% और 2022-23 में बढ़ करके ये 41.3% हो जाएगा, यानी कि 17 वर्षों में 9.5% की वृद्धि होगा सामाजिक सेवाओं में व्यय। अब है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ कर अभी कितना है, 2010-14 में 68 वर्ष था, 16 से 20 में बढ़ करके 69 वर्ष हो गया है, यानी कि 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई है। युवा आबादी की बात की जाए, 15 से 29 वर्ष की आयु की युवा आबादी 28% की हिस्सेदारी है। नालंदा में राजगीर में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण, 2007 में बिहार में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए विभाग बनाया गया है। बिहार में 22 जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध की गई हैं और ये टोटल आबादी राज्य की आबादी का 15.9% है और एसटी आबादी 1.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां और जनजातियां को मिलाकर कुल आबादी 17.2% का हिस्सा है। 20% से अधिक
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले जिले हैं। नालंदा, कैमूर, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, वैशाली, शेखपुरा। तो नालंदा, कैमूर, गया याद रखें। 2007-8 में इन समुदायों को समग्र विकास के लिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया। तो लगभग 6, 7, 8 में हुआ है। 7 में SC/ST वाला आया है और 8 में 7, 8 में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के समुदाय हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। बिहार में 131 पिछड़ी जातियों की आबादी 60% है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण। अभी तो बिहार जाति जनगणना जो हुई है उसमें दोनों मिला करके ABC और OBC मिला करके 63% है। 36% EBC है, 27% OBC है। अब देखते हैं अल्पसंख्यक आबादी में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। 1991 में बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण का एक अलग विभाग स्थापित किया गया। बिहार में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी 17.3% है और 16.9% मुस्लिम हैं इसमें से और 0.1% अन्य हैं। किशनगंज में 68% के साथ मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में है। प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 3 जिले जमुई, शिवहर और किशनगंज दूसरी ओर अंतिम, यानी कि अब स्वास्थ्य सेक्टर में प्रथम 3 जिले कौन है तो जमुई, शिवहर और किशनगंज। और वंचित सबसे खराब किसका परिस्थिति है? सीतामढ़ी और पटना, अररिया का। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जिसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। अप्रैल 2005 में शुरू की गई योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्रसव और प्रसव के बाद देखभाल के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में माना जाता है, अप्रैल 2005 में शुरू हुई थी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सांधारणीय पानी की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सितंबर 2016 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना हर घर नल के जल कार्यक्रम शुरू किया है। योजना के अनुसार बिहार में स्थानीय लोगों को सक्रिय सहयोग से राज्य एजेंसियों के माध्यम से राज्य लगभग 2 करोड़ घरों में 70 लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। 2 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान स्वच्छता ही सेवा के तहत बिहार ने भारत में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि PM पोषण, जिसे स्कूल में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सबसे प्रमुख आधारित केंद्र प्रायोजित योजना में से एक है। PM पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में
अधिकांश बच्चों को दो लगातार समस्याओं यानी कि भूख और शिक्षा की कमी का समाधान करना है। तो पीएम पोषण में सिर्फ पोषण ही नहीं है, पोषण के साथ साथ शिक्षा भी है। अब है नीति आयोग की 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबी दर में उल्लेखनीय सुधार हुई है। 2015-16 में 55 लगभग 56% थी, जो 19-20 में 33.8% रह गए, यानी कि 18% अंक की कमी आई है। अब है कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों लैंगिक अंतर को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई 2004 में केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से कठिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों के लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उसके बाद है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना उच्च शिक्षा में प्रवेश, समानता, उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, साथ ही प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही सुधार लाने पर जोर दिया है। योजना का पहला चरण 2013 में, दूसरा चरण 2018 में शुरू किया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए रूसा योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के रूप में शुरू किया गया। एक और है समग्र शिक्षा अभियान। भारत के स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है जो प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक फैला हुआ है। यह योजना अप्रैल 2018 में समतापूर्वक और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू की गई थी। उच्च कक्षाओं में छात्राओं को उपस्थिति बढ़ाने, उनकी गतिशीलता सुधार करने के लिए 2007-08 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और 2009-10 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की गई। बिहार सरकार 1978 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक एक अलग विभाग की स्थापना करके प्रतिबद्धता को संस्थागत रूप दिया। विभाग के वास्तविक कार्य एवं प्रासंगिकता पर विचार करते हुए जून 2023 में नाम बदलकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया गया। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और छात्राओं को ज्ञान को बढ़ाने के लिए सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में आईआईटी पटना के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी वर्तमान में विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निर्माणाधीन है। विज्ञान नगरी में 5 दीर्घाएं होंगी। वैज्ञानिक बने, शरीर और मन, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, मूल विज्ञान, सतत ग्रह। इनमें इंटरैक्टिव तथा और यथार्थवादी प्रदर्शनियाँ शामिल हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने और जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा
2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक हल, युवाओं का बल कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय योजना के उच्च शिक्षा संबंधित लक्ष्यों को पूरा करना है। बिहार सरकार 2008-9 में जेंडर बजट प्रकाशित कर रही है। 2008-9 से जेंडर बजट सरकार प्रकाशित कर रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2007-8 में महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना हेल्पलाइन सेवाएं, अल्पावास गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, संरक्षण गृह और प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना शामिल है। इसके बाद है लक्ष्मीबाई सामाजिक सेवा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को वित्तीय सहायता देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत लाभार्थी को वार्षिक 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो कितना से लाभार्थी कम होना चाहिए? 60,000 से। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत नामित ना हो। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसी श्रेणियों को विधवाओं को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। जैसे ही लाभार्थी 80 क्रॉस करे तो 500 रुपये कर दिया जाएगा। अब है समाज कल्याण विभाग की कन्या उत्थान योजना। इसको 2018 में शुरू किया गया है। इसके तहत बालिका के जन्म के समय पर माता पिता अभिभावक को बैंक खाते में 2,000 रुपये धनराशि दी जाएगी और 1 वर्ष पूरा होने पर आधार पंजीकरण के बाद उसी बैंक खाते में 1,000 रुपये की धनराशि कर दी जाएगी। फिर से कर दी जाएगी, यानी कि 3,000 हो गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एक अन्य वार्षिक पेंशन योजना है जो अप्रैल 2019 में वरिष्ठ नागरिक को यानी कि 60 या उससे अधिक को पेंशन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, जो सरकार के किसी अन्य समाज की सुरक्षा योजना का लाभ है। इसके बाद है पेंशन की राशि 60 से 79 एज तक 400 रुपये है पर माह। 80 होगा तो 500 रुपया हो जाएगा। अब देखते हैं जनसंख्या 0 से 6 और 0 से 18। 2021 में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 0 से 18 वर्ग की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 33% है और 0 से 6 वाला जो है 11%। 0 से 18 आयु वर्ग वाले जनसंख्या की कुल जनसंख्या 42%, जबकि 0 से 6 आयु वर्ग वाले की कुल जनसंख्या का 16%। राज्य में भारत की कुल बाल आबादी 12% हिस्सा निवास करती है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3.25 करोड़ बालिकाएं और 2.45 करोड़ बालिकाएं और 2.73 करोड़ बालक हैं, जिन्हें 2021 में जनसंख्या 5.18 करोड़ हो जाएगी। बाल लिंगानुपात क्या है? 0 से 6 वाले तो प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में बाल लिंगानुपात वर्गीकृत किया गया है। 2001 में 942 था बाल लिंगानुपात, 11 में 935 हुआ है, यानी कि कमी आई है। और सबसे अधिक कहा जाएगा तो 971 है किशनगंज, उसके बाद कटिहार 961 और 960 गया में है। 0 से 6 वर्ष में उच्च बाल लिंगानुपात वाला वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। उसके बाद एसटी जो है
अनुसूचित जाति में 962 और एसटी में है 962 है, एसटी में है 969। औसत राज्य का कहेगा तो हो जाएगा 935। बिहार में सभी जिलों में एससी एसटी का बाल लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से अधिक होता है। 0 से 18 वर्ष के आयु के लिंगानुपात 2001 में 843 महिलाएं पर पुरुष, जो बढ़ा है 897 हो गया है। अब है बिहार में किशोर जनसंख्या। तो किशोर में होने वाले उम्र कितना 9 से 19 वर्ष का दिया जाता है। जन्म के समय लिंगानुपात, तो जन्म के समय 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में देखा जाता है और ये 935 है। 2036 तक 935 हो जाएगा। अच्छा, सुधार हो रहा है, 935 होने की संभावना है। अब देखते हैं बच्चों पर ब्याज। तो 19% की वार्षिक वृद्धि दर हो रही है कुल ब्याज में। अब है योजना और नीतियाँ। तो 22 अगस्त 1974 को भारत सरकार बाल विकास बढ़ावा देने के लिए पहली बार व्यापक रूप से राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया। 1989 में बाल अधिकारों के पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के इतिहास में सबसे व्यापक अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि को अपनाया, और जो बच्चों के मौलिक मानवाधिकारों के चारों आयामों को परिभाषित करता है, साथ ही नागरिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों को कवर करता है। 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नीति को पूरे देश में लागू करने को मंजूरी दी गई। बिहार में बच्चों के लिए बजट की व्यवस्था 2014 में 13-14 में 8-9 में जेंडर बजट देते थे, 7-8 में उसका डबल हो जाएगा, 7-14। 2 अक्टूबर 2075 को बाल, इसका उद्देश्य क्या है, ICDC की शुरुआत की गई है 2000 से 6 के लिए। इसका उद्देश्य बच्चों में दीर्घकालिक सुधार करना, बाल देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना शामिल है। मार्च 2018 में शुरू की गई है पोषण अभियान। कुपोषण को चुनौतियों से निपटने के लिए मिशन मोड में काम करता है। राष्ट्रीय पोषण का लक्ष्य स्टंटियन यानी कि बौनापन 2% तक, एनीमिया छोटे बच्चों और महिलाओं, किशोरियों में 3% तक, कुपोषण जो है 2% तक, बच्चों का जन्म दर, वजन कम भी 2% तक। किशोरियों में के लिए बाल योजना 2010 में किशोरों के लिए विशेष हस्तक्षेप के रूप में शुरू की गई। बिहार में 13 महत्वाकांक्षी जिले में 178 परियोजना। भारत सरकार जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना लागू की है। यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले माताओं को मां और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, साथ ही मजदूरी की हानि के लिए मुआवजा देती है। लाभ किसी महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के मामले में 5000 2 किस्त में मिलता है
और दूसरे बच्चे में 6,000 एक ही किस्त में मिल जाएगा। लेकिन वही है, दूसरा बच्चा लड़की। मिशन वात्सल्य सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के रोडमैप है। यह बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता पर जोर देता है, साथ ही किशोर न्याय, देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है, जिसका आदर्श वाक्य कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। बाल शोषण के मामलों से निपटने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो तो 13 में आया है, ये अधिनियम दे रहा है 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। ई लॉट्स यानी कि शिक्षक और छात्रों की ई लाइब्रेरी। इस परियोजना का उद्देश्य छात्र एवं शिक्षक और शिक्षकों को केंद्रीकृत डिजिटल सामग्री प्रदान करना है। अब है बाल सहायता परियोजना। 0 से 18 वर्ष के आयु के अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके कम से कम एक माता पिता कोविड-19 में मृत्यु हो गई हो को पात्र माना गया है। बच्चे जो गैर संस्थागत व्यवस्था अपने माता पिता के साथ रहते हैं 18 वर्ष तक पालन पोषण के लिए 1,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। अब लास्ट अध्याय है 14। इसमें ग्रीन बजट पर्यावरणीय धारणीयता में योगदान देने वाली सरकारी व्यय की निगरानी के लिए बिहार 2020-21 में ग्रीन बजट को लागू करने में अग्रणी रहा। तो बिहार 2020-21 में ग्रीन बजट लाया है। 7 में देखे थे हम लोग, 7-8 में महिला जेंडर बजट था। फिर 13-14 में आ गया है बाल बजट और ग्रीन बजट 2020-21 में ग्रीन बजट है। बिहार सरकार ने देश का पहला ग्रीन बजट पेश किया तो और 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय धारणीयता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह अभियान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों के समाधान करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली अभियान अक्टूबर 2019 में जल संरक्षण और पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। इस कार्यक्रम के तहत लघु जल संसाधन विभाग निम्नलिखित प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वित कर रहा है। सभी प्रकार अरहर पाइन यानी कि 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले नवीकरणीय को जीर्णोद्धार करेगा। यानी कि 1 एकड़ से जो भी अधिक क्षेत्र में है अरहर या पाइन, ये जलीय संरचना होते हैं तालाब से छोटा, तालाब जैसा, तो इसको जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, नेविगेशन किया जाएगा। 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले तालाब को जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। छोटे नदियों और नलों पर चेक डैम यानी कि बांध का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर का हो। वन क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ों के तलहटी में गारलैंड ट्रेंच योजना का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2022-23 में करीब 288 लाख पौधारोपण किया गया है। देखते हैं बिहार में वर्षा तो 849 मिलीमीटर दर्ज की गई है 2022 में और 81.7% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि 81% दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश हुई है।
2001 से 22 के दौरान बिहार में वार्षिक औसत वर्षा 1009 mm रहा है। 2022-23 में सर्वाधिक औसत वर्षा 2155 mm रहा है किशनगंज में, और अररिया में 1454, पूर्णिया में 1206। वहीं सबसे कम के बात की जाए तो जहानाबाद में 577 और बक्सर में 592, अरवल में 600। 38 जिलों में से 13 जिलों में वार्षिक औसत से अधिक वर्षा हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण किशनगंज में सर्वाधिक बारिश हुई है और अररिया में, उसके बाद में पूर्णिया में। जलवायु सहनशीलता और निम्न कार्बन मार्ग। बिहार राज्य वायु प्रदूषण बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत UNEP के तहत उनके साथ साझेदारी की है। तो क्या किया है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने UNEP के साथ साझेदारी की है ताकि बिहार के लिए जलवायु सहनशीलता और निम्न कार्बन विकास मार्ग पर एक रणनीतिक विकास की जा सके और लक्ष्य 2070 तक न्यूनतम संभव स्तर तक लाना है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना। राज्य में जलवायु परिवर्तन चुनौती से निपटने के लिए व्यापक रोड मैप प्रदान की गई है। पहली बार ACPCC वर्ष 2015 में अपनाई गई है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और जल प्रबंधन प्रथाओं को सुधार करना। बिहार में आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस में 4526 आर्द्र भूमि बिहार में है, जिनका कम से कम 2.25 हेक्टेयर होगा क्षेत्र। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण 100 हेक्टेयर से 133 आर्द्र भूमि प्रबंधन और विकास के भागीदारों को मिलाकर कार्य कर रहे हैं। राज्य में शहरी क्षेत्रों में 23 जिलों में कुल 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है, जो वायु प्रदूषकों को निगरानी करते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का निगरानी करता है। इस परियोजना में 534 कम लागत वाले सेंसर उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है। साथ ही पटना BSP का मुख्यालय में अतिरिक्त सेंसर सेंटर लगाए गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय 12 अगस्त 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को विनियमित करने के दिशा में अधिसूचना जारी। साथ ही राज्य सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग ने भी इसी तरह के अधिसूचना जारी की। इन अधिसूचनाओं के अनुसार 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद में पॉलीस्टाइरीन, विस्तारित पॉलीस्टाइरीन भी शामिल है। उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जलवायु परिवर्तन लर्निंग लैब। बिहार में जलवायु परिवर्तन लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। यह जर्मन विकास एजेंसी गीज के सहयोग से बिहार में 2022 में शुरू की गई एक अनूठी पहल है।
बिहार से जुड़े जलवायु परिवर्तन मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझ को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव मंच के रूप में कार्य करेगी। अनुसंधान केंद्र प्रांजल जल संसाधन विभाग ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र प्रांजल की एक सुव्यवस्थित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। इसका उद्देश्य प्रयोगशाला कर्मचारियों एवं व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा भारतीय गुणवत्ता परिषद के विभिन्न तकनीकी सत्रों के संचालन हेतु शामिल किया गया ताकि रसायनविदों और प्रयोगशालाओं का विकास हो सके। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पीरपुर सुपौल में स्थापित किया गया केंद्र बनाया गया है और ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ है। इसका उद्देश्य बिहार में नदियों के मॉडल परीक्षण में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वर्तमान में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन पुणे के माध्यम से किए जाते हैं। समस्तीपुर जिले में बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक लिंक परियोजना समस्तीपुर जिले में 12,096 लाख रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई है और यह परियोजना 18 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य बागमती नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ना है। उसके बाद है बागमती बूढ़ी गंडक नदी परियोजना। शिवहर जिले में बागमती नदी को मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जा रहा है ताकि अतिरिक्त बाढ़ के पानी मोड़ा जा सके और 13,088 लाख रुपए के लागत से स्वीकृत परियोजना 3 जिलों शिवहर, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में 30 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अब देखते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है जो कि भागलपुर में है और ये गंगा वर्ष 2018-19 में गंगा, कोसी, परमार, मेची महानदी के सर्वेक्षण के अनुसार 1464 डॉल्फिन है। अब खत्म हो गया इकोनॉमिक सर्वे, बजट आ गया। थैंक यू।